खवास हो गए, इतना परेशान हो गए। जो भी आपके खिलाफ बोलता है उसको उठा के सस्पेंड करो, उसकी सदस्य शांत, साइलेंट, अरे मुंह, इसीलिए नीरव मोदी बोले तो इसके ऊपर आप सस्पेंड करते हैं। इट हैपेंड। आज पीयूष गोयल को मैं सुन रहा था, कह रहे संजय सिंह 56 बार बेल में आए, 56 बार बेल में आए। अरे हमारे संविधान निर्माताओं ने बेल की व्यवस्था किसी कारण से दी होगी ना, विपक्ष के विरोध करने के लिए दी होगी ना। और 56 इंच को चुनौती देने के लिए मैं 56 बार बेल में गया। कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदन की सारी परंपराओं को तार-तार कर दिया। ये मूल संसद चाहते हैं, 2024 में जनता इसका जवाब देगी और देश इसको देगा। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन, और आखिरी दिन भी वही हुआ जो होता आया। संसद में बवाल भी और शोर भी, और निलंबन पर सियासी तकरार भी। अधीर रंजन चौधरी के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधीर रंजन के निलंबन का मुद्दा उठाया। खड़गे ने कहा कि बहुत ही हल्की बातों पर अधीर रंजन को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। संसद से एक बार फिर विपक्षी गठबंधन की एकजुटता का संदेश देने का मौका आया। जो इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बकायदा संसद परिसर में मार्च निकाला। अब आम आदमी पार्टी भी नाराज, उनके सांसद का भी निलंबन किया गया। वहीं अधीर रंजन को सस्पेंड किए जाने का विरोध सदन से लेकर सड़क तक दिखाई दिया। यानी सस्पेंशन पर संग्राम हुआ, मगर विपक्ष कह रहा है यह सियासी इंतकाम है, सियासी इंतकाम। अब सवाल यह है कि अनुशासन वाली कार्रवाई है या फिर इंडिया की आवाज दबाने की कोशिश। यानी आरोप दोनों तरफ से है। आरोप यह है कि विपक्ष सदन में सरकार को ना घेर पाने के चक्कर में मर्यादा की सीमाएं लांघ रहा है, लक्ष्मण रेखाएं लांघ रहा है। अधीर रंजन पर पहले भी कई बार आरोप लगे, कई बार विवाद भी हुआ, लेकिन इस बार तकरार ज्यादा बढ़ गई। यानी कुल मिलाकर सांसदों के निलंबन पर एनडीए वर्सेस नया गठबंधन इंडिया I.N.D.I.A। मानसून सत्र के जो ये बयानवीर हैं, सिर्फ और सिर्फ अधीर रंजन चौधरी नहीं, संजय सिंह, उन पर भी आरोप लगे, सस्पेंड हुए। मानसून सत्र में आम आदमी पार्टी के 3 सांसद निलंबित हुए, संजय सिंह, रिंकू और अब राघव चड्ढा।
जहां एक तरफ सत्ता पक्ष रूल बुक दिखा रहा है, बता रहा है कि यह रूल बुक वाला एक्शन है, वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासी रिएक्शन है। यानी सस्पेंशन पर संग्राम है, सियासत है और सवाल भी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं 4 बयान और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। बदहवास हो गए, इतना परेशान हो गए, जो भी आपके खिलाफ बोलता है उसको उठा के सस्पेंड करो, उसकी सदस्यता खत्म करो। राहुल गांधी जी आपके खिलाफ बोलेंगे, उनकी सदस्यता खत्म करो। राघव चड्ढा आपके खिलाफ बोलेंगे, सदस्यता खत्म करो। डेरेक ओब्रायन आपके खिलाफ बोलेंगे, सस्पेंड करो। अधीर रंजन चौधरी आपके खिलाफ बोलेंगे, सस्पेंड करके बाहर करो, सदस्यता खत्म करो। आज पीयूष गोयल को मैं सुन रहा था, कह रहे संजय सिंह 56 बार बेल में आए, 56 बार बेल में आए। अरे हमारे संविधान निर्माताओं ने बेल की व्यवस्था किसी कारण से दी होगी ना, विपक्ष के विरोध करने के लिए दी होगी ना। और मैं आज इस मंच से बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो कागज लेकर आए मेरे सामने, शो मी दैट पीस ऑफ पेपर जिसपे ये दस्तखत है। जब कोई दस्तखत है ही नहीं, जब सिग्नेचर होता ही नहीं, तो फर्जी सिग्नेचर की बात कहां से आ गई। मैं चुनौती देता हूं आज बीजेपी को, आप तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकतवर सरकार है आपकी, वो कागज दिखाओ मुझे जहां पर हस्ताक्षर है। चुनौती देता हूं मैं आपको। अगर आप कह रहे हैं मैंने कोई कागज जमा किया है जिसमें गलत तरीके से किसी के साइन किए गए हैं, तो वो कागज लेकर आओ, मैं आपको चुनौती देता हूं आज। लेकिन वहां जो हमारे अधीर रंजन चौधरी साहब को निलंबित किया गया है, वो फ्लिप्सी ग्राउंड, उन्होंने इतना ही बोला, नीरव मोदी, नीरव मीन्स शांत, साइलेंट। अरे मुंह, इसीलिए नीरव मोदी बोले तो इसके ऊपर आप सस्पेंड करते हैं। It happened there, sir. It happened in the other house. अरे अदर हाउस सर, आई एम प्लीडिंग विथ यू, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ दिस हाउस, बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट द I will डेमोक्रेसी। react, sir. I will react. यू हैव टू, Thank you. ऐसा नहीं होता सस्पेंड करना। उस दिन संजय सिंह केवल मणिपुर के नियम 267 के तहत अपने नोटिस पे ध्यानाकर्षण करने के लिए वेल में गए थे। कोई ऐसा कार्यक्रम इन्होंने नहीं किया जिसमें अनुशासनहीनता हो। केवल सभापति जी से कह रहे थे कि नियम 267 पे ध्यान दो, आप विपक्ष की तरफ भी देखो। नहीं देखा गया। 1 मिनट के अंदर नेता सदन पीयूष गोयल जी ने प्रस्ताव रखा और 1 मिनट में जैसे पहले तैयारी करके आए हो, लिख के लेके आए हो, और वो सस्पेंशन पास कर दी गई शोरगुल के अंदर। ये सस्पेंड हो गए, शांति से बाहर बैठे। आज उसी अपराध की दोबारा से सजा दी गई। अगर वो अपराध है तो हम तो नहीं कहते अपराध है, परंतु वो कहते हैं और दोबारा फिर ये कहते हैं जी प्रिविलेज कमेटी का जब तक फैसला नहीं आएगा, जब तक इनको सस्पेंड रखा जाए। तो सस्पेंशन पर संग्राम आप सुन रहे थे। ये 4 बयान सीधे तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है और एक के बाद एक सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही कि क्या अनुशासनहीनता बर्दाश्त करनी चाहिए? अगर ये सांसद मर्यादाओं की सीमाएं लांघ रहे हैं तो क्या इन्हें माफ कर देना चाहिए? यह भी एक यक्ष प्रश्न है। आरबी उपाध्याय जी का प्लीज नाम सही कर लीजिएगा। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। केसी जैन साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि बीजेपी के चेहरे हैं। सुधा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं, कांग्रेस का चेहरा है। हमारे साथ प्रशांत कुमार जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। और आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात को रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केसी जैन साहब, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगा। कैसे हैं आप जैन साहब? जैन साहब मेरी आवाज आ रही है? आवाज मिल रही है जी बिल्कुल। जैन साहब, तो विपक्ष को डराने की कोशिश हो रही है?
इल्जाम है आप पर। देखिए चावला जी, दरअसल क्या है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आता है। विपक्ष की सदन में विपक्ष की जिम्मेदारी है, और विपक्ष जो बात कह रहा था, शायद आपके साथ ही डिबेट में बैठा था तो ये भी चर्चा हुई थी कि जब पता है कि आपके पास संख्या बल नहीं है, फिर उसके बाद में भी ये अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब क्या है। तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि अगर वो अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया है कि उस पे माननीय मोदी जी बोले या और मंत्री बोले और उसको जवाब दें, तो कम से कम ऐसे सवाल जवाब हो जिससे सदन की गरिमा बनी रहे। और आप जिस उद्देश्य को लेकर के बता रहे थे कि भाई अविश्वास प्रस्ताव हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि मोदी जी बोले, हम इसलिए नहीं ला रहे हैं कि हम सदन को गिरा पाएंगे, सरकार को गिरा पाएंगे। हमको पता है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, लेकिन नहीं, ये विपक्ष के सांसदों का विकेट क्यों गिरा रहे हैं आप? ये आरोप लगा रहे हैं आप पे कि आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। सस्पेंशन पर सियासत और सवाल इसीलिए है। चावला जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर विपक्ष जानबूझ करके सदन के अंदर एक मुद्दा लाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आता है, तो मुद्दा विहीन बातें क्यों? वो सदन का समय बर्बाद करके अनाप शनाप आरोप लगा करके सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक अखाड़ा जैसी स्थिति क्रिएट करने का काम विपक्ष क्यों कर रहा है? विपक्ष कम से कम अपने उद्देश्य पर तो टिका रहे। तो विपक्ष अच्छा, तो जब आप विपक्ष में थे तब ऐसा कुछ करते थे कि नहीं? ईमानदारी से बताना। अगर हमारे किसी भी सांसद ने, किसी भी सदस्य ने अगर ऐसा किया तो उसके ऊपर भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। देखिए, ये कार्रवाई करने का अधिकार माननीय सदन के स्पीकर महोदय को है, और स्पीकर महोदय, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस कार्रवाई के पीछे निष्पक्ष कार्रवाई है। ठीक, ओके, एक मिनट सुधा जी, एक कमेंट ले लूं, फिर उसके बाद ये पक्ष निष्पक्ष सब उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन सुधा जी, हंगामा भी काटोगे, वैल में भी आओगे, शोर शराबा भी करोगे और जो मन में आए वो बोलोगे, जो संसदीय शब्द तक नहीं है, और फिर कहोगे कि कार्रवाई क्यों हुई? ये तो अन्याय हो गया। तिलक जी नमस्कार, उपाध्याय सर को नमस्कार, पूरे पैनलिस्ट को नमस्कार मेरा। और आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। नारायण राणे जी ने परसों कुछ बोला था, तेरी औकात नहीं है, बाइट टू बाइट, तेरी औकात नहीं है। संसदीय भाषा थी और मर्यादा के साथ सामंत जी को बोला गया था। इतने सभ्य भाषा के साथ प्रयोग किया गया था। और उसके पहले मीनाक्षी लेखी जी ने ईडी भेजने की धमकी दी थी। कितनी संसदीय भाषा का प्रयोग हुआ था। आपने टेलीग्राफ में देखा होगा, टेलीग्राफ में प्रधानमंत्री जी के भाषण के बारे में जो बातें की गई हैं, और चूंकि आप लोग खबर नवीस हैं, आपसे कोई खबरें छुपी नहीं होती हैं। दिक्कत इस बात की नहीं है तिलक जी, बार बार प्रश्न कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया, जब देश के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनके साथ विशेषणों की कमी नहीं है, लेकिन वो विशेष बातें नहीं करेंगे जहां पे करने की जरूरत है। वो बातें नहीं करेंगे मणिपुर की, वो कहेंगे मैं अकेला सब पे भारी। लेकिन आपके डबल इंजन की सरकार मणिपुर पे भारी क्यों नहीं पड़ रही है? नहीं, बिल्कुल मैं आ रही हूँ, मैं प्लीज जी बोलने दीजिए। नहीं, मणिपुर की चिंता थी, भाग क्यों गए? नहीं, भाग क्यों गए? मणिपुर के बोलने के लिए इनको लाया गया विश्वास प्रस्ताव की प्रधानमंत्री जी अट्टहास नहीं करेंगे, बोलेंगे। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये थोड़ी ना होता कि सिर्फ आप मणिपुर पर बोलोगे। ये थोड़े नहीं होता, हम भी जानते थे संख्या बल कम है, आप भी जानते थे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप मणिपुर पर बोलिए? नहीं, हम 3 दिन से आप नहीं जानते थे कि प्रधानमंत्री सिर्फ मणिपुर पर नहीं बोलेंगे? तिलक जी, मालूम था नहीं बोलेंगे, तभी तो यह विश्वास प्रस्ताव आया। उसके बाद कम से कम ये मालूम था कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो अपने 2 घंटे के भाषण में जो उन्होंने मिनटों को जोड़ा और 1 मिनट से रिकॉर्ड बनाया, उसके लिए आएंगे। ये नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम था कि रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रधानमंत्री। सुधा जी, ये विक्टिम कार्ड क्यों चल रहे हो आप? सदन के भीतर आप हंगामा करेंगे, शोर शराबा करेंगे, वो ये कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई होगी तो फिर आप विक्टिम कार्ड भी खेलोगे। कार्रवाई करो ना। नारायण राणे पे क्या कार्रवाई हुई? औकात नहीं है तेरी, बैठ तू नीचे बैठ। ये कैसे बोलता है? कोई बोलता है क्या सदन में? आपने सुना था क्या इसके पहले? औकात नहीं तेरी। उसके बाद मणिपुर की स्त्रियों को लेके बात करनी थी, उस पे बात नहीं है।
केसी जैन साहब 22 ठीक, महिला, ओके 22 केसी जैन साहब महिलाएं जवाब कह दीजिए, देती फिर हैं। उसके बाद प्रशांत जी और आरबी उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए चावला जी, पहली बात तो कांग्रेस की बहन जो बात कह रही है कि भाई हमारा उद्देश्य ये था। सदन की जो प्रक्रिया है और अविश्वास प्रस्ताव लाने की जिस धारा के अंतर्गत अविश्वास निलंबन की प्रस्ताव बात आता है, करिए, नारायण राणे पे क्या वहाँ काम पर किया आप लोगों ने? कौन सा इस चीज निलंबन का किया? कहीं पे कोई डिटेल बताइए नहीं ना। है कि आप अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाएंगे जब आपको आवश्यकता पड़ जाए कि प्रधानमंत्री जी बोले, तब आप अविश्वास प्रस्ताव ले वास्तव ज्ञान को कम से कम यानी तो पूछा कि उसका कि उत्तर दीजिए, यही तो दिक्कत इस देश की है। जितनी बार भी आपको आवश्यकता पड़ेगी कि प्रधानमंत्री बोले, आप अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे क्या? यानी कि चुनाव आपको पता है कि आप चुनाव जीत नहीं सकते, फिर क्या प्रधानमंत्री बस मन की बात करेंगे क्या? हमने तो डमी कैंडिडेट इसलिए खड़ा कर दिया जिससे कि काउंटिंग में 4 लोग हमारे वहां अंदर रहे दूसरे को जिताने के लिए। ये तो वही काम कर रहे हैं। और फिर इसका मतलब ये हुआ प्रधानमंत्री मन की गाली देने के लिए, सरकारी महकमों को सुनाने के लिए बने हैं क्या? गाली देने के लिए या अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे? इनको पता था कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की हमारी हैसियत नहीं है, हमारे पास काउंटिंग नहीं है, तिलक जी, संख्या क्या बल नहीं हैसियत है। औकात के लोग बात करते हैं? इस देश में ऐसी भाषा का प्रयोग होगा क्या? लेकिन हम अविश्वास प्रस्ताव ये क्या इसलिए लेके आ हैसियत पूछ रहे रहे हैं? हैं क्या हैसियत होता है? कि आपका आपकी हैसियत प्लीज थी, हैसियत का मायने डिफाइन करिए। हैसियत का मतलब संख्या बल। आपके पास नहीं, क्या हैसियत थी, हैसियत? हैसियत क्या होता संख्या है? बल था आपके पास अविश्वास प्रस्ताव लाने का, फिर भाग क्यों गए? क्यों मैदान पता छोड़ नहीं के कौन भाग सी गए? भाषा का प्रयोग करते गाली हैं देके वो भाग बैठ के। जाएंगे, गाली देके भाग जाएंगे क्या आप गाली देके भाग जाएंगे प्रधानमंत्री को? अरे इसलिए आप कहाँ अविश्वास कौन भाग प्रस्ताव रहा है? प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की इतनी करके सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला सबसे भारी। अरे काम क्या कर रहे हैं उसकी बात तो करनी ही नहीं है। और आप कह रहे हैं हैसियत नहीं है। हैसियत का मतलब क्या है? भारतीय होना बहुत बड़ी हैसियत है। हैसियत मत पूछिए। जब हैसियत रही थी अविश्वास प्रस्ताव लाने की क्या आवश्यकता थी? तिलक जी जरा इनसे बोलिए कि हैसियत शब्द का प्रयोग ना अपने लिए करें। इनकी हैसियत नहीं है कि उनके बारे में कुछ बोल सके। दूसरों की हैसियत पे ना आए ये। कांग्रेस की हैसियत सदन के अंदर बैठने की रही थी, सिर्फ भाग आपकी जाने की हैसियत थी। नहीं है कि मोदी जी के झूठ को भाग जाना, कि झूठ बोल रहे हैं। आपकी गाली हैसियत नहीं देके है। भाग जाना, ये काम है कांग्रेस का। प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, ये कहिए ना आप। क्या दिक्कत हम है? तो कह ही रहे हैं, कह तो रहे हैं नारायण राणे पे क्या किया गया? एक मिनट, यानी आप भी करेंगे तो हम भी करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये पक्षपात हो रहा है। ओके सुधा जी एक मिनट, ये मसला वाकई में अधीर के चर्चा को लेकर जो सियासी संग्राम छिड़ा है उसमें मर्यादाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। प्रशांत कुमार जी हस्ताक्षर करवा लिए कि नहीं? चावला जी जी आप देखिए, जिस तरीके से इनसे जो भी सवाल करेगा सदन में उसको ये सस्पेंड कर देंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था भारतीय इतिहास में। अगर आपको तजुर्बा है मुझसे ज्यादा, वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हुए, इस तरीके से सिलसिलेवार जब विपक्ष, आखिर आपको पता है पूरे देश को नहीं पूरी विश्व की मीडिया देख रही है कि आज भारत में अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, नंबर्स नहीं होते हुए भी, तो क्यों लाया गया? एकमात्र उद्देश्य था आप ही के सांसद हिट विकेट क्यों हो रहे हैं, या फिर जानबूझ के आप ये कह रहे हैं कि हमें निलंबित करो? जी करके दिखाओ। कुंभकर्ण की नींद सो रहे देश के प्रधानमंत्री जी, जो एक बेहद कमजोर हैं, जो मणिपुर पर मौन हैं, उन्हें जगाने के लिए, उनके कानों में थोड़ी बहुत आवाज डालने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ताकि वो बोले। और आज देश ने ही नहीं, विश्व ने यह भी देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से मणिपुर पर अट्टहास करते हैं, राक्षसों वाली हंसी हंसते हैं और बाकी साथियों को कहते हैं जनता को वो फर्जी साइन वाला किस्सा भी सुना दो प्रशांत जी। आज देश ने ये चेहरा देखा प्रशांत जी वो ठीक है, ओके मणिपुर, एक मिनट, वो फर्जी साइन वाला किस्सा सुना दो प्रशांत जी जरा। मैं वही सुना रहा हूँ। अभी रुकिए ना, फर्जी साइन वाला किस्सा सुना रहे प्रशांत जी। आरबी उपाध्याय जी आप भी सुनिएगा, सुनाइए। लेके आए साइन कहाँ किया गया है? नहीं वो फर्जी साइन का किस्सा क्या है वो सुनाइए। देखिए तिलक जी, इनकी पूरी पार्टी, प्रधानमंत्री अमित शाह, ये सब के सब अनपढ़ हैं। ये नए जुमले झूठ फसाई दे लेके आते हैं, इनके पास एविडेंस कोई नहीं होते। सर मैंने पूछा ये फर्जी दस्तखत वाला किस्सा क्या है वो सुनाओ। इस देश का प्रधानमंत्री घबरा गया, इस देश का
गृह मंत्री डर गया और झूठे आरोप लगा रहे हैं आप। इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, इनको चैलेंज किया है, ये दिखाए कहाँ हुए साइन। साइन होते ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है इनको साइन होते हैं कि नहीं। गृह मंत्री किसने बना दिया इनको? तो ये अनपढ़ों की पार्टी है, इनकी तानाशाही चल रही है। अच्छा, सारे अनपढ़, सारे पढ़े लिखे आपकी पार्टी में, सारे पढ़े लिखे आपकी पार्टी में। उपाध्याय जी ये देखिए प्रशांत जी क्या लॉजिक दे रहे, कह रहे सारे अनपढ़ हैं जो है वो सत्ता पक्ष में, हमारे यहाँ सारे पढ़े लिखे हैं। अब इनसे पूछे कार्रवाई किसने की? कार्रवाई किसने की? प्रधानमंत्री ने की। आपके निलंबन की कार्रवाई प्रधानमंत्री जी ने की। किसके इशारों पर हुई? किसके इशारों पर हुई? किसके इशारों पर? बोलिए ना, बोलिए ना, उठाइए, पीठ पर सवाल उठा सकते हैं, उठाइए, उठाइए, चेयर पर सवाल उठा सकते हैं तो उठाइए ना, बोलिए ना किसके इशारे पर हुई? प्रशांत जी बोलिए ना किसके इशारे पर हुई? अगर सभापति जी, उपराष्ट्रपति जो हमारे हैं वो कोई अलग है क्या? तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बोलिए ना किसके इशारे पर हुई, बोल के तो देखिए। मोदी जी के इशारों पर नाचे हैं। अच्छा, जी हाँ, इसमें कोई शक है? आप बताइए। नारायण राणे औकात है तेरी, इस तरह का असंसदीय शब्द बोलता है। उपाध्याय जी ये कह रहे हैं कि भाई सरकार के इशारे पर राघव चड्ढा, संजय सिंह सबके हिट विकेट हो रहे हैं, सबके विकेट गिराए जा रहे हैं। एक मिनट, आरबी उपाध्याय जी को चर्चा में ले आऊं। प्रशांत जी एक मिनट, गुस्सा नहीं ना, एक मिनट उपाध्याय जी को सुनिए। बात तो यह है कि भाषा की मर्यादा हो। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, वहां अभद्र भाषा और इस तरह का व्यवहार तो बारे देता है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। ये बात अलग है कि पैरामीटर बदल जाते हैं। जब बीजेपी विपक्ष में होती है तो संसद न चलने देना देश होता है, और जब बीजेपी सत्ता में होती है तो संसद न चलने देना देशद्रोह हो जाता है। देखिए, पैरामीटर सबके लिए बराबर होने चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ बड़ा सख्ती से लागू होनी चाहिए कि भाषा की मर्यादा का ध्यान रखा जाए जी। अभी आम प्रशांत कुमार भी कह रहे थे कमजोर प्रधानमंत्री, बिना पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, किसने गृह मंत्री बना दिया? अरे भाई, जनता बनाती है, आपको भी जनता ने चुना है और उनको भी जनता ने चुना है। कोई अपने आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं बन जाता, जनता चुनती है, जिसको आशीर्वाद देती है, जिसके सांसद ज्यादा होते हैं वो प्रधानमंत्री बन जाता है। हाँ। भाई, आपको इतने आशीर्वाद नहीं दिया जनता ने, आपके उतने सांसद नहीं है, तो आप प्रधानमंत्री थोड़ा बन जाएंगे। प्रधानमंत्री तो वही बनेगा जिसके पास संख्या बल होगा, और संख्या बल बीजेपी के पास है। अब संविधान में ये कहाँ लिखा है कि भी बिना पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता? और फिर आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, बिना पढ़ा लिखा हो, कमजोर है? आप लड़के देख लें, मतलब कमजोर शब्द का मीनिंग क्या है? क्या वो दंगल हो रहा है वहां पर? प्रधानमंत्री संवेदनहीन है, डबल इंजन की सरकार में मणिपुर जल रहा है। अरे आपने कहा प्रधानमंत्री कमजोर है, अगर प्रधानमंत्री, देखिए मैं उस पर नहीं जा रहा, ये छोड़ दीजिए। लेकिन दो चीजें होती हैं चावला जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से संसद की गरिमा होती है, और दोनों ही संसद के और लोकतंत्र के लिए जरूरी है। अब सत्ता पक्ष भी अगर तानाशाही करता है कि भाई किसी ने अभद्र कुछ बोल दिया या व्यवहार उसका ठीक नहीं है, उसको बाहर, कितनों को बाहर करेंगे? एक को, दो को, चार को? इस तरीके से तो पूरा जो विपक्ष है उसको आप बाहर करके और आप अकेले बैठे रहें, तो ये भी संसदीय और वैधानिक परंपरा नहीं। लेकिन ये जो विपक्ष कह रहा है, क्या वाकई ये जाति हो रही है या फिर ये जानबूझकर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, जो बात प्रशांत जी कह रहे हैं? देखिए, प्रशांत जी जो कह रहे थे, प्रशांत जी भी भाषा की मर्यादा को लांघ रहे थे। मैं देख रहा था कि भी किसने बना दिया गृह मंत्री? क्या गृह मंत्री आम आदमी पार्टी बनाएगी? किसने बना दिया प्रधानमंत्री? तो कोई आम आदमी पार्टी बनाएगी प्रधानमंत्री? तो इस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है, वो किसी पार्टी का पद नहीं है। प्रधानमंत्री देश के होते हैं और हम सबके होते हैं, ये भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए। और शब्दों की जो एक मर्यादा है उसको भी अच्छा लगता है, चाहे वो संसद है, चाहे वो ये मणिपुर की चिंता थी या फिर ये ताकत दिखाने की, भैया ये हमारा नया गठबंधन बना है, ये देखिए हमारी ताकत? देखिए चावला जी, सियासत तो नहीं करेंगी सियासी पार्टी, तो क्या करेंगी? हाँ। विपक्ष भी अपनी सियासत करता है, सत्ता पक्ष अपनी सियासत करता है, और सियासत किस लिए होती है? जनता मैसेज देने के लिए। अभी आप कह रहे थे कि भी क्यों लाए विश्वास प्रस्ताव?
अविश्वास प्रस्ताव के पीछे रीजन ही ये था कि माननीय प्रधानमंत्री संसद में आकर बोले, पटल पर बोले। मैसेज देने में कामयाब हुआ विपक्ष? देखिए विपक्ष ने उतना, देखिए वो तो अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया कि भी हमारा मंतव्य यही था कि प्रधानमंत्री ओके, प्रशांत जी अपनी बात रख रहे हैं जल्दी से। प्रशांत जी पहले आप, फिर उसके बाद सुधा जी और केसी जैन साहब आपके पास आ रहा हूं। जी मैं ये इनसे पूछना चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ता जी से, संजय सिंह जी का निलंबन बढ़ा दिया गया। एक मिनट। आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, थोड़ा तहजीब के साथ। नहीं, मैं सर से नहीं पूछ रहा। अच्छा, मैं सर से बात नहीं कह रहा, मैं जैन साहब से कह रहा हूँ। ओके, भाजपा के साथी प्रवक्ता थे। मैं देखिए सम्मान उनका भी करता हूँ और सबने जो बात कही वो अपनी जगह बिल्कुल सही गई। मैं ये पूछ रहा हूँ कि श्री संजय सिंह जी का निलंबन ही बढ़ा दिया। आप 24 तारीख को चिट्ठी लिख के कहते हो कि मानसून सत्र के लिए सस्पेंड, अब आप ही फिर दोबारा से कह रहे हो कि अब आगे तक जो है फिर से सस्पेंड, आपका सस्पेंशन बढ़ा दिया। क्या है ये तानाशाही नहीं कहेंगे आप बताइए इसको क्या कहेंगे आप जब मन कर रहा है जो सवाल करता है उसको सस्पेंड कर देते हैं। और तो और तानाशाही अगर ये नहीं है तो ये क्या है कि देश के मुख्य चुनाव आयोग को चुनने की जो प्रक्रिया है उसके खिलाफ भी प्रधानमंत्री जी उसमें भी बदलाव चाहते हैं, सीजीआई को बाहर रखना चाहते हैं। ये क्या है? ये तानाशाही नहीं है। आप कुछ भी नहीं चलने देंगे। आप विपक्ष को तो मानते ही नहीं है, आप जनता को तो मरते हुए मार रहे हैं, उसको झोंक रहे हैं आग में। आप न सीजीआई को मानते हैं, न लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को तो आप मानते हैं। आप किसे मानते हैं? क्या आप ही सब कुछ हैं? तो अब आपने सवाल उठाया। 1 मिनट केसी जैन साहब प्लीज, क्विक रिएक्शन, फिर सुधा जी आपके पास आ रहा हूं। ना मानने का काम तो आम आदमी पार्टी करे। जब इनके ऊपर आरोप लगते हैं तब ये संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करते हैं और क्या कहते हैं, सारा काम मोदी जी कर रहे हैं, सारा काम मोदी जी कर रहे हैं। न्यायपालिका मोदी जी के हाथ में, मोदी जी के हाथ में, मोदी जी के हाथ में, चुनाव आयोग मोदी जी के हाथ में, और यहाँ की निलंबन की कार्रवाई भी मोदी जी के हाथ में। इतना भय इनके अंदर कि मोदी जी अगर बैठे हैं तो कोई भी गलत काम नहीं कर सकता है। इन्होंने इस चीज को कम से कम मान लिया है। और जब ये कोई गलत काम करते हैं तो जो संवैधानिक संस्था जो काम करती है तो इनको लगता है संवैधानिक संस्था ने काम नहीं किया है। ये सारी की सारी ताकत जो है वो मोदी जी के हाथ में है और सारा काम मोदी जी अकेले स्वयं कर रहे हैं। अरे जब आप चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव आयोग पर टोल बढ़ते हैं। नहीं तो ये सच नहीं है क्या जो ये बात विपक्ष आरोप? आप ही तो कहते हैं ना एक अकेला सब पर भारी। नहीं देखिए वही चीज तो मैं भी कह रहा हूँ चावला जी, हाँ, कि कम से कम ये जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें से किसी को भी ये मानने को आज की डेट में तैयार नहीं। और निलंबन की कार्रवाई कौन कर रहा है? सदन कर रहा है। और आरोप किस पे लगा रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी पर लगा रहे हैं। फिर अभी इन्होंने कैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, माननीय गृह मंत्री जी के बारे में तो ये कह रहे हैं कि हम आवाज उठाते हैं सबसे ज्यादा, इसलिए आम आदमी पार्टी के सांसद आपको पच नहीं रहे। देखिए आवाज सदन के अंदर हमारे लोगों ने भी आवाज उठाई। दिल्ली में जब विधानसभा का सत्र था तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या 1 या 2 थी इसके पहले, और पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी की थी। बाकी कुछ सदस्य कुछ कांग्रेस के थे। तो हमारे अगर 2-3 सदस्य भी थे तो क्या उसका मतलब ये है कि सदन को नहीं चलने देना और ये कह देना हर बात पे? सुधा जी, ओके, मैं प्रशांत जी आपके पास 1 मिनट। सुधा जी ये कह रहे हैं अधीर रंजन अगर इतना अच्छा बोलते हैं जिसको लेकर आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं उनके सस्पेंशन को लेकर, तो उनसे बुलवाते क्यों नहीं सदन में? उनका तो नंबर भी नहीं था, लिस्ट में नाम भी नहीं था। बिल्कुल तिलक जी, सारे प्रश्न उससे जिसके कार्य को करने के लिए बस इतना अधिकार है कि वो संसद में रह के सरकार की कार्यशैली और जो कार्य न कर रहा उससे प्रश्न खड़ा करना और कार्य करने से विवश करना। नहीं वो तो पश्चिम बंगाल पर भी सवाल खड़ा कर रहे थे ना। मैं अधीर रंजन जी पश्चिम बंगाल को लेकर सच बोल रहे थे ना। हाँ बिल्कुल, तो जो सच बोलेगा सच कभी नहीं, अधीर रंजन जी अगर सच बोल रहे थे तो पश्चिम बंगाल को लेकर भी सच बोल रहे होंगे। तिलक दी वहां पर हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, सच बोलते हैं ना वो। देखिए जहाँ जो हो रहा है उस पे कार्रवाई कैसी की जा रही है, उस पे नियंत्रण कैसा हो रहा है, ये ज्यादा पूछने वाले सवाल। सुधा जी मैं नहीं, वो अधीर रंजन जी कह रहे थे।
जी बिल्कुल, मैं कह तो रही हूँ। हाँ। जो सवाल आपने किया मैं उसका उत्तर ही दे रही हूँ। आपने कहा सच चाहे जो भी बोलेगा वो सच रहेगा, झूठ बोलने वाले को याद रखना पड़ता है कि कब कहाँ कितना बोला था। तो जिस देश में मात्र झूठ पे सरकार चल रही हो और सारे प्रश्न उठसे कि अधीर रंजन जी से इतना इनको अगर अधीर रंजन जी की चिंता थी, तो दो घटनाएं बता तो रही हूँ। आज जो उन्होंने बोला उनको सस्पेंड किया गया, जब नारायण राणे ने जिनका 39 ईयर का सुधा जी आप बार बार वो रिपीट कर रहे हैं। मैं क्यों नहीं अच्छा, रिपीट करूंगी? एक क्योंकि मिनट इस देश में एक मिनट सुधा जी नहीं आया। सुधा जी आपने सवाल उठाया ना, एक मिनट आप एक मिनट सवाल उठाया, आपने दो बयान का जिक्र किया, दोनों दिखाऊंगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, लेकिन मुद्दे पे रहिए। आप बार बार वही बात रिपीट कर रहे हैं, नारायण राणे मीनाक्षी लेखी है ना, लेकिन मुद्दे पे आप नहीं आ रहे। मैं ये कह रहा हूं कि अधीर रंजन को लेकर आप कब तक बैकफुट पर आएंगे? देखिए कौन सा नेता क्या बोल रहा है, कुछ अपने व्यक्तिगत भी होते हैं, जब वो बोलेगा उसको सिखा नहीं पा मुझे बोलने के लिए। नेता प्रतिपक्ष, ये एक मिनट उपाध्याय जी ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत होते हैं, नेता प्रतिपक्ष अपना बयान दे, वो व्यक्तिगत बयान होगा। आरबी उपाध्याय जी एक मिनट रुकिए ना, सुधा जी एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुन लीजिए। एक लाइन लेके आप नहीं बोल, नेता प्रतिपक्ष व्यक्तिगत होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम अपनी पार्टी लाइन पर काम करते हैं तो उसमें जो हम बोलते हैं सब कुछ लाइन टू लाइन रटा हुआ नहीं होता है। मैडम संवैधानिक पद है वो, हर कोई करता है, बिल्कुल संवैधानिक पद है। किसने कहा कि नहीं है? प्रधानमंत्री का पद भी संवैधानिक है, गृह मंत्री का नेता प्रतिपक्ष का पद भी संवैधानिक है, सारे पद संवैधानिक है। मैं भी तो कह रही हूँ हर पद संवैधानिक है और संविधान के प्रति एक मिनट आरबी उपाध्याय जी, वही कह रही हूँ। ये कौन सी बात हुई कि भैया ये जो है व्यक्तिगत है? नहीं, देखिए व्यक्तिगत के लिए घर होता है, संसद नहीं होती। व्यक्तिगत अगर मेरा कुछ है तो वो संसद में नहीं है, उसके लिए दूसरे प्लेटफॉर्म है। वहाँ संसद होती है, जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा होती है, और वहाँ जनता के मुद्दे उठाए जाएं वो ज्यादा, वो पर्सनल मुद्दे, वहाँ पर्सनल कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री भी पर्सनल नहीं बोलते हैं, वो भी बोलते हैं तो देश के लिए, जनता के लिए। वही तो आप अगर वो पर्सनल बोलने लगे तब आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे कि देखिए क्या पर्सनल बोल रहे हैं, और यहाँ आप कह रही हैं कि अधीर रंजन चौधरी जी पर्सनल बोल सकते हैं। वो तो कभी देश की बात ही नहीं करते हैं। मैं अकेला, मैं ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये कर दिया, अब तक कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, सारी बात तो वही कहते हैं। मैंने देखा, कांग्रेस ने कर दिया, मैंने ठीक कर दिया, मैंने कुछ किया। अरे उनकी सारी बातें मैं होता है, मणिपुर कहीं नहीं था। जो सारी बातों का आज मूल है वाद्य सर, यही है ना कि एक व्यक्ति संसदीय गरिमा को कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। सुधा जी एक आरबी उपाध्याय जी अपनी बात रख लें, अगर वो बोलना शुरू करेंगे फिर वो आपको नहीं बोल पाए, आप भी नहीं बोल पाएंगे। देखिए वही तो आप क्या कर रहे हैं कि भी अधीर रंजन चौधरी जी को पर्सनल भी बोल सकते हैं, जो बोल रहे हैं वो ठीक है। देखिए ठीक, सबको करेक्ट सबको करना पड़ेगा, अपने आप को करेक्ट करेंगे। आप अपने जो सांसद हैं उनको करेक्ट करेंगे तो पूरी पार्लियामेंट करेक्ट हो जाएगी। अगर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगेगा, वो कहेगा वो ठीक नहीं बोला, मैं कहूँ आप ठीक नहीं बोले, आप कहें मैं ठीक नहीं बोला। हर व्यक्ति अपने आप को सुधारेगा तो पूरी पार्लियामेंट सुधर जाएगी। हर व्यक्ति को अपने आप को सुधारना चाहिए। व्यक्तिगत का मतलब मैंने उनकी व्यक्तिगत बात की नहीं की थी, अपने घर की बात करेंगे। मैंने कहा था जब हम कुछ बोलते हैं तो किसी नियम के तहत जब हम शब्दों को देते हैं तो हमारा अपना पर्सनल चुनाव होता है। मैं इसकी बात कर रही हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रही, घर की बातों करेंगे। मेरा कहने के मायने ये थे। नहीं, मायने जो भी हैं, देखिए एक गरिमा है संसद की, और संसद की गरिमा बनी रहनी चाहिए। मैं फिर वही कहूंगा, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए वहां आचरण करेंगे तो मैं समझता हूं जनता में भी अच्छा मैसेज जाएगा और कुछ देश का भी भला होगा और जनता का भी भला होगा। जिस तरह की परंपरा हो गई है वो परंपराएं ठीक नहीं है। अभी यहाँ भी सीजेआई की बात भी आई, वो चीजें हैं। आप कह सकते हैं कि भी यहाँ चुनाव आयोग की नियुक्ति संविधान के तहत, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो निष्पक्षता की भावना को रखते हुए ही कहा था कि भी अगर मान लीजिए 3 की कमेटी बनेगी, चावला जी 3 में अगर 2 आदमी एक ही दल के होंगे, माननीय प्रधानमंत्री होंगे और उनके ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन यहाँ पर संसदीय मर्यादाओं का भी जिक्र है।
देखिए, संसदीय मर्यादाओं का पालन न सत्ता पक्ष कर रहा है न विपक्ष कर रहा है, और ये जो परंपराएं शुरू होती चली जा रही हैं, ठीक, ये संसद के लिए ठीक नहीं। ठीक, ओके। ये केसी जैन साहब, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले प्रशांत जी, ये आप ही के सांसद बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार ये जिक्र क्यों कि आप ही के सांसद जो है संसद के भीतर हंगामा काट रहे हैं? ये भी एक रणनीति का हिस्सा है क्या? देखिए तिलक जी, आम आदमी पार्टी के आज ये इन्होंने कहा, पीयूष जी ये कह रहे थे कि 56 बार संजय सिंह बैल में आए, तो ये तो संविधान ने बनाया है, ये हक दिया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो 56 क्या, मैं कह रहा हूँ 556 बार आप आइए, नहीं तो वो जो आपको अधिकार दिया उसका मतलब क्या रहेगा? चेयर तक भी पहुंच जाइए। आप मेरी बात सुनिए तिलक जी, कल का अगर प्रधानमंत्री जी का ओजस्वी भाषण उठा के देख लो, एक नहीं दो नहीं, कम से कम 10 से 15 भाजपा के सांसद ऐसे नींद में सो रहे थे, कोई कुछ यूं कर रहा था। इतना बहुत ही आनंदमयी भाषण था कि इनके अपने सांसद जो है संसद में बैठने तक की गरिमा भूल गए। आम आदमी पार्टी के सांसद जनता के लिए चुने गए हैं, सारे चुने गए, लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद या टीम इंडिया के सांसद अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो भाग नहीं रहे। हाँ, आप निलंबन कीजिए, मैं कह रहा हूं सबको निलंबित कर दीजिए, लेकिन मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी को जिस उद्देश्य से बुलाया गया था वो तो उद्देश्य खत्म कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, टीम इंडिया ने प्रधानमंत्री जी का असली चेहरा जनता के सामने रख दिया। टीम इंडिया 2 घंटे 13 मिनट बोलने का रिकॉर्ड तो बना गए प्रधानमंत्री जी, लेकिन मणिपुर के लिए सिर्फ 8 मिनट थे, और हंस करके और विपक्ष के साथियों को हंसाने का भी काम कर रहे थे। इतने गंभीर मुद्दे पर देश का कोई प्रधानमंत्री कैसे हंस सकता है? मैं कहता हूं जरूरत पड़ती तो कल हमारे एक डिबेट के दौरान भाजपा के प्रवक्ता साथी ने एक बात कही थी कि अगर विपक्ष कोई हमें सुझाव दे, प्रधानमंत्री जी को सुझाव दे, तो हम अवश्य मानेंगे। यहाँ तो आवाज ही नहीं सुनी जा रही है, यहाँ मणिपुर पर बात ही नहीं होने दे रहे। इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव का मतलब था कि प्रधानमंत्री जी बोले क्यों वहां पर विफल हुए, आगे क्या एक्शन होगी, वहां कैसे शांति बहाल होगी, अगर इसमें विपक्ष की भूमिका निभानी है तो कैसे करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यानी विपक्ष की भूमिका निभाने का मतलब हंगामा करो? नहीं, हंगामा तो नहीं। अगर सवाल करना हंगामा है तो मैं कह रहा हूं ऐसा हंगामा डेली होना चाहिए। अगर सवाल करना जनहित में, आप सवाल करने को भी हंगामा का नाम दे देंगे तो फिर आपकी मन मर्जी, आप कुछ भी कहिए। केसी जैन साहब, सवाल ही नहीं करने देंगे। सवाल करने का मतलब हंगामा करना नहीं होता। केसी जैन साहब को कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, आरबी उपाध्याय जी पहले आप, फिर उसके बाद कुछ सवाल हैं केसी जैन साहब जिसका उत्तर आपसे चाहेंगे, लेकिन आरबी उपाध्याय जी पहले आप जी प्रश्न पूछें। प्रश्न यही है कि ये कह रहे हैं कि भैया हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, और सवाल उठाना अगर हंगामा है तो ऐसा हंगामा रोज करेंगे, कितनी बार आप निलंबित करेंगे? देखिए, संसद होती प्रश्न पूछने के लिए, हाँ, और विपक्ष सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछेगा, इसमें कोई असंवैधानिक नहीं है। संसदीय परंपरा तो यही है कि भी विपक्ष का काम है जनता की आवाज बनकर जनता की आवाज को बुलंद करना संसद में, यही तो जनता उम्मीद करती है। और इसीलिए कहते हैं कि मजबूत विपक्ष होगा तो जनता के जो हित हैं वो सरकार रौंद नहीं पाई, क्योंकि विपक्ष उठाएगा, प्रश्न खड़े करेगा, तो विपक्ष को प्रश्नों से नहीं रोका जा सकता। अगर प्रश्न ही नहीं होंगे तो फिर संसद की कार्रवाई क्या रह जाएगी, क्या बहस होगी? जहां कोई प्रश्न ही नहीं है तो फिर तो ये हो गया, तानाशाही होगी ना, डिक्टेटरशिप हो गई कि मैंने जो कह दिया वो सही और वही लागू होगा, उस पर कोई इफ एंड बट नहीं, कोई प्रश्न खड़े नहीं करेगा, कोई बहस नहीं होगी। और रहा प्रधानमंत्री जी के भाषण के दौरान सो रहे थे सांसद, तो ये इतना लंबा भाषण सुनते सुनते सांसद भी ऊब जाते हैं, वो भी इसी समाज से आते हैं, वो कोई आसमान से नहीं आए हैं कि आप उन्हें 2-2.5 घंटे भाषण सुनाएं और वो सुनते रहें। जनता भी ऊब जाती है तो वो भी ऊब जाते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे, केसी जैन साहब को जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, सस्पेंशन है, सियासत है और सवाल भी है। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। परेशान हो गए, जो भी आपके खिलाफ बोलता है उसको उठा के सस्पेंड करो,
उसकी सदस्यता खत्म करो। राहुल गांधी जी आपके खिलाफ बोले। सस्पेंशन, सियासत और सवाल सीधा रुक कर रहे अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले तमाम सवाल केसी जैन साहब, आरोप लगाए गए विपक्ष की तरफ से, उसका जवाब एक चाहेंगे आपसे, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जिससे इस दूसरे हिस्से की मैं चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। जैन साहब जी जी एक बात जानना चाह रहा था। जी ये जो सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है, सिर्फ अधीर रंजन चौधरी के मामले में बात कर रहा हूं, जरा देश को बताइए कि इसके पीछे वजह क्या थी, निलंबन के पीछे उनका बयान या उनका व्यवहार? लॉजिक को समझिएगा मेरे, उनका बयान या उनका व्यवहार? नहीं, देखिए चावला जी, जिस प्रकार से उनका बयान आया, बयान और व्यवहार में सारी चीजें आती, ठीक, उनका बयान, उनकी कार्यशैली, बेल में आ जाना, ये कार्रवाई को ना होने देना या हंगामा करना, तो व्यवहार में तो सारी चीजें आती। लेकिन उनका जिस प्रकार से मोदी जी पर, देश के प्रधानमंत्री पर, एक ऐसा व्यक्ति जो देश से एक तरीके से फरार है, उसकी तुलना देश के प्रधानमंत्री से करना, तो इस तरीके की शैली का अगर इस्तेमाल होगा, मैं एक बार जैन साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या बयान या व्यवहार, किस वजह से अधीर रंजन का निलंबन हुआ? देखिए दोनों चीजें थी, ना उनका व्यवहार सही था, ना उनका बयान सही था, ना व्यवहार ना बयान। चौधरी जी का। दूसरी बात यह है, इसका निर्णय सदन करता है, सदन ने निर्णय किया कि उनके जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया उसको सदन की कार्रवाई से बाहर किया जाए, और साथ ही साथ ठीक, सुधा जी, ना व्यवहार ना बयान, दोनों आपत्तिजनक थे, इसलिए उनका निलंबन हुआ। ये मैंने पॉइंट क्यों उठाया मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन प्लीज जल्दी से, जब फ्रेम आ जाएगा केसी जैन साहब का। जी जी, अब इनके इस बयान पे मैं क्या बोलूं। अभी उपाध्याय सर ने बहुत ही, एक इस देश की जो जरूरत है कि सदन के अंदर जिस तरह से व्यवहार सत्ता पक्ष करे और विपक्ष करे, वो देश के संविधान के लिए बहुत जरूरी है, और उसमें भाषा का प्रयोग सबसे अच्छा होना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए, आप उपाध्याय सर भी बहुत सीनियर हैं, वो जानते हैं कि अगर आपसे कोई तेज आवाज में बात कर रहा हो तो कब तक आप उससे धीमी आवाज में बात कर सकते हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा ना, कि सामने वाला जिस भाषा का प्रयोग करेगा आपको अच्छा, ये उपाध्याय जी कह रहे जैसे को तैसा, कुल मिलाकर ये है, कह रहे जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। क्योंकि उपाध्याय सर ही बताएंगे कि ये जो एक मिनट, हाँ बताएंगे, वो बताएंगे। उपाध्याय जी पहले आप जैन साहब का प्लीज फ्रेम सही करें। जी देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, और ये होता है कि मैं गालियां बकता रहूं, दूसरा हाथ जोड़ता रहे, तो वो नहीं। हंगामे में मुद्दे दफन नहीं होते क्या? देखिए, मैंने भी पहले कहा कि भी सब अपने अपने आप को सुधारें, पूरी पार्लियामेंट सुधर जाएगी। और एक चीज और है चावला जी, ये विकल्प नहीं है कि भी आप सबको सदन से बाहर कर दें, सस्पेंड कर दें, निलंबित कर दें। तो फिर देखिए, संसद को चलाना भी, संसद का सत्र चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, फ्लोर मैनेजमेंट होता है। हमने इतिहास में आप जाएंगे, एक संबंध होते थे, भले ही पार्लियामेंट में ठीक है, किसी मुद्दे के ऊपर मेरे आपके मत भिन्न हो सकते हैं, मत भिन्नता हो सकती है, मनभेद नहीं होते थे। जैसे ही सेशन खत्म होता था और वहां से बाहर निकलते थे, तो आपसी जो सौहार्द और केसी जैन साहब, अगर हो पाए तो प्लीज नेटवर्क में आइए, ताकि आपका फ्रेम आ पाए हमारे तक, प्लीज। आरबी उपाध्याय जी जल्दी से प्लीज। तो वो देखिए, संबंधों की मधुरता बनी रहनी चाहिए, तो वो एक फ्लोर मैनेजमेंट शब्द होता था। कि फ्लोर मैनेजमेंट यही होता था कि अगर कोई गतिरोध पैदा हो रहा है तो आपसी संबंध होते थे, और आपसी संबंधों की दुहाई देकर सदन को सुचारू रूप से चलाया जाता था। अब सदन उस तरीके से चल रहा है कि शायद पर्सनल दुश्मन की तरह हम एक दूसरे को देखने लगेंगे, पर्सनल रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सौहार्द खत्म हो जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं, ये पर्सनल दुश्मनी निकाली जा रही है प्रशांत जी। जी देखिए चावला जी, जिस तरीके से सदस्य, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इंडिया टीम के सांसद, इन्होंने आम आदमी पार्टी के 3 सांसद, माननीय संजय सिंह, उसके बाद में सुशील कुमार रिंकू जी, और आज राघव चड्ढा जी, चाहे टीएमसी से डेरेक ओब्रायन, या पहले इन्होंने राहुल गांधी जी को सत्ता दिया था। वो तो धन्यवाद, इस देश में न्यायपालिका ने अपना पूरा काम किया, जो कि इनको रास नहीं आ रहा है। शुक्र है, कम से कम न्यायपालिका पर तो विश्वास करते हैं। तिलक जी देखिए,
न्यायपालिका अपना काम कर रही है। हाँ बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जज ने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उनके ऊपर नहीं नहीं, आप लोग तो कह रहे थे कि सब कुछ हाँ खत्म हो चुका है, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, सब कुछ खत्म हो गया। अब अगर हाँ मतलब आपके पक्ष में आया तो संविधान जिंदा हो जाता है, वरना फिर लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। तिलक जी देखिए, ऐसा नहीं है। हाँ अगर आज न्यायपालिका ही अपने अस्तित्व पर सवाल उठाती है, जजेस मिलकर के मीटिंग करते हैं, कहते हैं देश का अस्तित्व खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, आप प्रधानमंत्री जी खुद न्यायपालिका से डर रहे हैं, तभी तो चुनाव आयोग में ये इतनी बड़ी जो बदलाव लेकर एक मिनट, जैन साहब का फ्रेम आ जाए तो पूछ लूंगा सवाल। मैंने आपसे बोला ना, विश्वास कहाँ रखते हैं तिलक जी? न्यायपालिका पर कौन विश्वास नहीं रख रहा है? देश के प्रधानमंत्री जी। दिल्ली सर्विसेज बिल में क्या हुआ? अगर 5 साल की लड़ाई के केसी जैन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अगर दिल्ली सरकार को यह अधिकार दिया तो रातों रात चोरों की तरह बदला किसने? तो न्यायपालिका को नष्ट करने में लगे हुए कौन है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो लोकतंत्र का बड़ा भाषण देते हैं, जिनके डबल इंजन में मणिपुर जल रहा है। जी क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया? देखिए, ऐसा कहना अत्युक्ति है। अगर मान लीजिए अध्यादेश लाया गया या बदला गया दिल्ली सर्विस बिल, तो वो भी संविधान का एक प्रक्रिया थी। संविधान के तहत ही संविधान में इस तरह का प्रावधान है कि केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है, तो उसने अपने अधिकार का प्रयोग किया। आप उसको दुरुपयोग कह सकते हैं, वो समझ में आता है, लेकिन आप कहें कि असंवैधानिक है तो असंवैधानिक नहीं है। संविधान में उस तरह की प्रक्रिया है। सर मैं ये अगर कोशिश कर रहा हूँ कि न्यायपालिका पर भरोसा किसका उठ गया है? विपक्ष का या माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी भाजपा पार्टी का? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के को मानते ही थे, इनकी नजर में वो भी केसी जैन साहब, न्यायालय अपना काम करता है। आप विश्वास करें या न करें, आपके विश्वास का मोहताज नहीं है। वो संविधान के तहत संविधान को सर्वोपरि मानते हुए फैसले देता है। सर मैं तो धन्यवाद बोल रहा हूँ, मैं तो धन्यवाद बोल रहा हूँ कि उन्होंने ठीक। जैन साहब एक मिनट प्रशांत जी उनका फ्रेम नहीं आ रहा, लेकिन फोन लाइन पर आ गए। केसी जैन साहब, अब मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? जी ऑडियो मिला आपका जी। आप चाह रहे थे कि आपका फ्रेम भी आता, लेकिन तकनीकी दिक्कत की वजह से फ्रेम नहीं आ पा रहा। कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे। आपने कहा था कि व्यवहार वाला मसला और बयान वाला मसला, ठीक। सस्पेंशन का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि यह मुद्दा बहुत गंभीर है। संजय सिंह, मैं कुछ नाम ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। संजय सिंह सस्पेंड, डायरेक्ट सस्पेंड, कार्रवाई भले ही अभी आगे रुका हुआ हो मसला, लेकिन अधीर रंजन सस्पेंड, अगला नंबर राघव चड्ढा सस्पेंस। अब यह कह रहे हैं कि यही अमृतकाल है कि आप विपक्ष के सांसदों के विकेट गिरा रहे हैं ताकि वो सवाल ना उठा पाएं। अगर वाकई यह मसला बयान का है तो मैं आपके सामने कुछ बयान रखना चाहता हूं, इजाजत है केसी जैन साहब? जी 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 चावला जी प्लीज, मैं चाहूंगा जरा नारायण राणे जी का बयान होगा, नारायण राणे जी का बयान प्ले करिए। ये नहीं, अरे बैठ पीछे बैठ, व्यक्तिगत मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की। लिव बताया ना, थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या? असलियत में निकालूंगा। ये केसी जैन साहब, सुना आपने? ये आप ही के सांसद माननीय मंत्री जी कह रहे हैं औकात, तो ये संस्कारी शब्द है? बैठ नीचे बैठ, ये संस्कारी है? देखिए चावला जी, हाँ, ये सदन तय करता है जी कि कौन से शब्द कार्रवाई से बाहर होंगे, हाँ, और कौन से शब्द कार्रवाई से बाहर नहीं होंगे। अच्छा, इसके पहले भी राहुल गांधी जी ने भी कई सारी बातें कही थी। नहीं, सवाल राहुल गांधी को लेकर नहीं है। आप मैं नारायण राणे पे पूछा था, आप राहुल गांधी पे पहुंच गए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ हाँ, कि उनके कई सारे शब्दों को जो सदन की कार्रवाई थी उसके रिकॉर्ड से बाहर किया गया, लेकिन उनको सदन से निलंबित नहीं किया गया था। अच्छा, तो एक और उदाहरण, एक मिनट, एक करके उदाहरण दे रहा हूं मैं आपके सामने। प्लीज मंत्री मीनाक्षी लेखी जी का बयान प्ले करिएगा। मीनाक्षी लेखी जी का बयान है, प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने सदन में क्या कहा था जिसको लेकर विपक्ष ने अपनी नाराजगी का इजहार भी किया, सुनिए जरा। राज्य सरकारों को जिन लोगों ने डिसमिस किया
वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात ना करे तो बेहतर है। और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए, केसी जैन साहब, जी विपक्ष ये कह रहा है कि जो मीनाक्षी जी ने कहा वो ठीक था। देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा चावला साहब हाँ, कि इस पे सदन तय करता है, लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के साथी अभी आरोप लगा रहे थे, अच्छा ये सदन तय करता है। संजय सिंह जो है लगातार बेल में जा रहे हैं, जैन साहब, 52 बार बेल में जा रहे हैं। जैन साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि मर्यादा, उनको अधिकार हो गया, मर्यादा सिर्फ जो है, केसी जैन साहब, मर्यादा सिर्फ जो है वो विपक्ष के सांसदों के लिए है, जो आप कहेंगे वो संस्कारी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या संजय सिंह को पहली बार बेल में जाने पर निलंबित कर दिया गया? क्या दूसरी बार जाने पर उनको बेल से निलंबित कर दिया गया? लेकिन वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं 52 बार गया और ऐसे ही 100 बार जाऊंगा, सदन की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। राज्यसभा में विपक्ष का आरोप ये, एक मिनट प्रशांत, विपक्ष का आरोप ये कि राज्यसभा में जो है पीयूष गोयल जी ने बकायदा विपक्ष को गद्दार कहा था। क्या ये ठीक है इसी सदन की कार्रवाई के दौरान? हमने आपसे पहले ही कहा, इतना ही नहीं, आपके निशिकांत दुबे जी जो सांसद हैं, माननीय सांसद, जिन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर सबसे पहले अपनी बात को रखा, भले ही आपके मणिपुर के सांसदों ने बात को नहीं रखा, लेकिन मणिपुर को लेकर निशिकांत दुबे जी ने जब बात को रखा था, लेकिन उसी दौरान उन्होंने बकायदा संसद के संरक्षण में उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा, बकायदा उन्होंने पत्रकारों के नाम तक लिए। हुआ था ना सर हादसा? मैं गलत तो नहीं बता रहा, आरोप लगे ना? देखिए चावला साहब, हाँ, अगर सदन के अंदर कहीं पे भी ऐसे शब्द हैं जो सदन की कार्रवाई से बाहर करने योग्य हैं, तो उनको बाहर कर दिया जाता है। और सदन के अंदर कई बार स्पीकर महोदय लगातार, अगर क्षम्य है अपराध, हाँ, तो क्षम्य उसको मानते हुए लगातार। सर मैंने तो आपके सामने एक एक करके कई उदाहरण रखे जो आपके सांसदों पर ही सवाल खड़े हुए। चावला साहब देखिए, जवाब ले लीजिए। अब आप बहुत सारे आपने सवाल किए, अब जवाब में कम समय में जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो ये कि सदन की कार्रवाई ना चलने देना और प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करना और अपनी बात में किसी भारी भरकम शब्दों का उपयोग करना, दोनों को बराबर श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अच्छा, आप जो विपक्ष में रहते हुए प्रधानमंत्री जी को कहते थे मनमोहन, तो वो संस्कारी शब्द था? नहीं, क्या नीरव मोदी से तुलना कर देना और मनमोहन कह देना बराबर आप मानते हैं क्या? अच्छा। और अगर वो भी गलत था तो सदन की कार्रवाई से उस शब्दों को बाहर किया गया। संजय सिंह को कितनी बार, क्या उन्होंने, ठीक, सुधा जी पहले आप, फिर प्रशांत जी आपके पास आ रहा। ओके सुधा जी पहले आप। और एक चीज, जिस चीज पर ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उसके बाद में सदन की कार्रवाई से विपक्ष क्यों भागा? कांग्रेस ने वहां से मूव क्यों किया? क्यों पूरी बात प्रधानमंत्री की नहीं सुनी? अगर वो प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए जल्दी से, सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए, सुधा जी प्लीज जल्दी से, सुधा जी आप अगर गलत व्यवहार करोगे तो दंड भी होगा। हाँ, और ये करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि इनके लोग वहाँ बैठे हुए, इनको बचा लेंगे। इनके लोग मतलब हम जानते हैं। आप सत्ता ऐसी चलाते थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सत्ता ऐसी चलाते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उपाध्याय सर इसके गवाह होंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि विपक्ष का कोई नेता बोल रहा हो और संसद के टीवी का कैमरा उसके सामने ना हो। ये सब पहली बार हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं पत्रकारिता में कुछ, क्यों आपके राज में भी फर्जी सिग्नेचर होते थे क्या? फर्जी सिग्नेचर आप बोल ही रहे तो होते कहाँ से होंगे? दूसरी बात, नहीं, फर्जी सिग्नेचर के आरोप तो लगे ना। ये तो हुआ ना कि फर्जी सिग्नेचर एक सांसद पे आरोप लग गए। क्यों प्रशांत जी? क्या होता है तिलक जी, जब बातों की गंभीरता को, मैं कुछ बोलूं तिलक जी प्लीज, समय अगर दे तो। जब बातों की गंभीरता को खत्म करना होता है तो इस तरह की हरकतें की जाती हैं। दूसरी बात, यहाँ पे प्रश्न यही है कि अगर हम संसद की गरिमा की बात कर रहे हैं और हम बन रहे हैं उसकी जवाबदेह, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे पक्ष और विपक्ष को संतुष्ट कर सकते हैं। ये बनता है जिम्मेदारी, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आखिर कौन सा कारण है
कि संसद टीवी का कैमरा तक 4 मिनट के लिए आता है, जो व्यक्ति 16 मिनट बोल रहा हो। मैडम, इसका मतलब कर्तव्य के प्रति एक मिनट जानबूझ के प्रशांत जी, आवाज बंद की प्रशांत जाती है। जी जल्दी से 10 सेकंड है। तिलक जी, मैं तो उस दिन ही, और मैं ही नहीं, ये पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी में अपना विश्वास खो बैठा जिस दिन पॉक्सो में नामित आरोपी भूषण स्मृति ईरानी बाल विकास एवं महिला मंत्रालय की मंत्री के साथ वहां 2 कदम की दूरी पर बैठता है। वो आज भी बैठ रहा है। वो संसद भवन के, नए संसद भवन के उद्घाटन में भी जाता है। प्रधानमंत्री जी उसका रक्षा कवच बन के उसकी सहायता करते हैं। और राम रहीम खट्टर सरकार पेरोल पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 13 बार मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे पे आइए। ये लोग मणिपुर की चीख पुकार मुद्दे पे आइए। अभी शायद देश के इतिहास में एक और बता देता हूं, देश के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा जब एक मंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगे और एक मंत्री जेल में बंद हो और वो पूरी की पूरा जो है मंत्रालय जेल से चला रहा हो लगभग 1 साल तक। ये भी शायद पहली बार हुआ होगा देश में, कि नहीं उपाध्याय जी? तो सर ये ना लॉजिक्स पे बात करिए ना। केसी जैन साहब, चलते चलते एक आंकड़ा दे रहा हूं आपको। एक रिपोर्ट बताती है, 1 मिनट प्रशांत जी सुन लीजिए, काम आएगा आपके आगे। 1 मिनट। एक रिपोर्ट यह बताती है कि यूपीए शासनकाल की तुलना में जब से मोदी सरकार बनी तब से सांसदों के निलंबन पर जो एक्शन हुए उसमें 170% की बढ़ोतरी हुई। यानी आपके शासनकाल में विपक्ष के सांसदों पर निलंबन की कार्रवाई ज्यादा हुई। 2006 से 2014 के बीच 51 सांसद निलंबित हुए जब मनमोहन सरकार थी, लेकिन आपके शासनकाल में 2014 के बाद से यह एक्शन 2 गुनी नहीं, 4 गुनी नहीं, बल्कि 170% हुआ। एक रिपोर्ट यह भी है। इसका मतलब आज का विपक्ष जो है वो अनुशासनहीन है। और उसको अगर इस तरीके से निलंबन और निष्कासित किया जाए, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय छूट गया, उसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि केसी जैन साहब का फ्रेम चला गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। तो सस्पेंशन है, सियासत और सवाल भी है, और अब इस पर होती सियासत कहां जाकर रुकेगी, अभी देखिए ये शुरुआत है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप इतना बदहवास हो गए, इतना परेशान हो गए, जो भी आपके खिलाफ बोलता है उसको उठा के सस्पेंड करो, उसकी सदस्यता खत्म करो। राहुल गांधी जी आपके खिलाफ बोलेंगे, उनकी सदस्यता खत्म करो। राघव